20वीं सदी की शुरुआत। ब्रिटिश शासन जहां भोग विलास में मस्त था, वहीं भारतीय उनके जुल्म एवं भूख से कराह रहे थे। उस समय के पंजाब के लियालपुर जिले में स्थित बंगा गांव में रह रहे देशभक्त सिख क्रांतिकारी परिवार में इसी समय एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को अनुमान भी नहीं था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बालक एक दिन ध्रुव तारे की तरह चमकेगा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के अवसर पर तथा रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जिसे रोकने के लिए लगभग 50 सैनिकों के साथ जनरल R.E.H. डायर पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। 10-15 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई और जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वापस चला गया, पर पीछे रह गई बड़ों बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों की लाशें। अनगिनत चीत्कार, क्रंदन और उस सब के बीच भी एक अजीब सन्नाटा। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। भगत सिंह उस समय मात्र 12 वर्ष के थे। वे जलियांवाला बाग गए तथा वहां की पावन मिट्टी को उठाकर अपने सर से लगाया और उसे बोतल में बंद करके ब्रिटिश राज द्वारा भारतीयों को दी गई यातना एवं अपमान की याद के प्रतीक स्वरूप हमेशा अपने पास रखा। 1 साल बाद भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। गांधी जी की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी सरकारी किताबें जला दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तथा अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। तभी उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड में गांव वालों द्वारा पुलिस कर्मियों की मौत के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे वे महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से विमुख होने लगे। सन 1921 में भगत सिंह ने DAV स्कूल छोड़कर नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लेने का फैसला किया, जहां उन्हें सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, यशपाल, रामकृष्ण जैसे क्रांतिकारी साथी मिले। शादी के लिए ज्यादा जोर पड़ने पर एक रात वो घर से निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी कि उनका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित है और वो है भारत की आजादी। 1923 के अंतिम महीनों में शचीन्द्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी। कानपुर पहुंचकर भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। विद्यार्थी जी पहले से HRA की क्रांतिकारियों बटुकेश्वर दत्त, BK सिन्हा, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि के घनिष्ठ संपर्क में थे। भगत सिंह से उन सब का परिचय हुआ और भगत सिंह भी HRA के सदस्य बनकर क्रांतिकारी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। पूरे समूह के बीच इकलौते सिख को देखकर CID को शक न हो, इसलिए विद्यार्थी जी ने भगत सिंह को अपने अखबार प्रताप के संपादकीय मंडल में शामिल कर लिया। प्रताप में भगत सिंह ने बलवंत नाम से कई लेख लिखे, जिससे नई हलचल होने लगी और भगत सिंह साहित्यिक क्रांतिकारी बन गए। सन 1924 की शुरुआत में भगत सिंह लाहौर वापस आ गए। जयतो मोर्चा आंदोलन के दौरान अकाली जत्थे की सेवा करते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ एक क्रांतिकारी भाषण दिया। पुलिस ने इस संबंध में भगत सिंह पर केस दर्ज कर लिया। इसी दौरान भगत सिंह ने HRA के लाहौर शाखा की स्थापना की। पुलिस के दबाव तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए 1925 के शुरू में ही भगत सिंह दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने दैनिक वीर अर्जुन के लिए काम किया। अब HRA की गतिविधियां जोर पकड़ रही थीं, लेकिन पैसे की कमी पड़ रही थी। इसे पूरा करने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने ट्रेन से सरकारी पैसे को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन ट्रेन में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल एवं मनमनाथ गुप्त सवार थे। ट्रेन काकोरी पहुंचने वाली थी। एक क्रांतिकारी ने चेन खींची। गार्ड को कब्जे में लेकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। सारे क्रांतिकारी लखनऊ की ओर भाग निकले। इस घटना से ब्रिटिश शासकों को बहुत बड़ा झटका लगा। फलस्वरूप क्रांतिकारियों को पकड़ने का अभियान और तेज कर दिया गया। एक एक करके काकोरी कांड के सारे अभियुक्त पकड़े गए, सिवाय चंद्रशेखर आजाद के। इसी दौरान भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, रामचंद्र जैसे राष्ट्रवादियों ने मिलकर मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की।
रामचंद्र को इसका अध्यक्ष चुना गया और भगत सिंह को सचिव। 25 अक्टूबर 1926 को उन्हें दशहरे के जुलूस में हुए धमाके के केस में गिरफ्तार किया गया, जिसमें उनका कोई हाथ नहीं था। उनकी ये पहली गिरफ्तारी थी। 29 मई 1927 भगत सिंह अमृतसर से लाहौर वापस आ रहे थे। ट्रेन से उतरते ही उन्हें पुलिस वालों ने घेर कर गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह के पिताजी की कोशिशों के बाद 4 जुलाई 1927 को उन्हें रिहा किया गया। भगत सिंह पुनः कानपुर पहुंचे। काकोरी कांड में बंद क्रांतिकारियों को छुड़ाने के प्रयास किए जाने लगे, लेकिन अंग्रेजों की कड़ी सुरक्षा के आगे उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। राजेंद्र लाहिरी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी पर लटका दिया गया। बिस्मिल के गाए शब्द क्रांतिकारियों के लिए देशभक्ति का मंत्र बन गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इधर काकोरी षड्यंत्र केस के बाद ब्रिटिश शासकों के HRA को समाप्त करने के प्रयासों के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सदस्यों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू हो गईं। 8-9 सितंबर 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की ऐतिहासिक दीवारों के बीच देश के विभिन्न भागों से आए भगत सिंह सहित 8 क्रांतिकारियों की मीटिंग हुई। बाद में जतिन दास को बम बनाने का प्रशिक्षण देने भेजा गया। 2 दिन की परिचर्चा के बाद HRA को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA बना दिया गया। चंद्रशेखर आजाद को इसका कमांडर इन चीफ चुना गया। 30 अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 25,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हुई। भीड़ ने गगन भेदी नारा लगाना शुरू कर दिया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। देशभक्तों पर लाठियां बरसने लगीं। बुजुर्ग लाला जी को भी नहीं छोड़ा गया। उन पर भी निर्दयता से लाठियां बरसने लगीं। उनके सीने और पेट पर लाठियों के कई घातक प्रहार किए गए। उन घातक चोटों की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला जी का लाहौर स्थित अपने घर में देहांत हो गया। 30 अक्टूबर को प्रदर्शन के दिन पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने कहा था, मुझ पर किया गया हर वार ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक कील साबित होगा। लाला जी के देहावसान के बाद पूरे देश में अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अन्य देशभक्तों की तरह भगत सिंह एवं उनके साथियों के लिए भी लाला जी का देहांत अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक राष्ट्रीय अपमान था। सबने मिलकर इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने का निर्णय लिया। लाला जी के निधन के ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव ने मिलकर लाठी चार्ज में शामिल एक और पुलिस ऑफिसर J.J. सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार डाला, जिससे ब्रिटिश शासन में हलचल मच गई, लेकिन उन्हें मारने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच मजदूर वर्ग के बढ़ते आंदोलन एवं क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव का दमन करने के लिए ब्रिटिश शासन दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लेकर आई। भगत सिंह की सलाह पर केंद्रीय कमेटी ने विजिटर्स गैलरी से ट्रेजरी बेंच की तरफ बिल के ऊपर वोटिंग के बाद और फैसले से पहले बम फेंकने का फैसला किया। बहुत चर्चा के बाद और भगत सिंह के जोर देने पर बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह को ये काम सौंपा गया। 8 अप्रैल 1929 लगभग 12:30 बजे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर बनाए गए 2 हल्के बम असेंबली में फेंके। उसके बाद पर्चे, नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ ही देर बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस घटना से पूरे देश और विदेशों में हलचल मच गई। असेंबली में फेंके गए पर्चे के संदेश को HSRA के सदस्यों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के द्वारा आम जनता तक पहुंचाया। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भगत सिंह का बम फेंकने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। क्रांति की मशाल जल चुकी थी। 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड में आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें दिल्ली जेल से तुरंत मियां वाली जेल और बाद में लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी सुखदेव, जतिन दास, अजय घोष, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव, राजगुरु इत्यादि को भी लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत लाहौर बोस्टल जेल भेजा गया। जेल में भारतीय बंदियों के प्रति अत्याचार एवं पक्षपात के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 15 जून 1929 से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। साथी क्रांतिकारियों ने जब इसके बारे में सुना तो उन्होंने भी खाना छोड़ दिया और हड़ताल में शामिल हो गए। भूख हड़तालों के कई दौर के बाद ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी, लेकिन इसी बीच जतीन दास की भूख हड़ताल के 63वें दिन मृत्यु हो गई। उनका शव लाहौर से कलकत्ता ले जाते वक्त हर स्टेशन पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उनके गृहनगर कलकत्ता में 5 लाख से भी ज्यादा लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। 7 अक्टूबर 1930 लाहौर षड्यंत्र केस के लिए गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने सजा सुना दी। 7 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरा देश स्तब्ध रह गया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में पुलिस सुपरिंटेंडेंट नॉट बॉवर को सूचना मिली कि चंद्रशेखर आजाद एल्फ्रेड पार्क में मौजूद हैं। पुलिस को अपने पास आता देख चंद्रशेखर आजाद ने पिस्तौल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 की शाम का समय। सारे कैदियों को पहले ही बंद कर दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने साथियों से अंतिम विदाई ली। वे तीनों मुस्कुरा रहे थे, बाकी सब रो रहे थे। हमेशा की तरह भगत सिंह ने अपने साथियों से कहा, फिर मिलेंगे। पूरे जेल से नारा गूंज उठा, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इस गगन भेदी नारे की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शाम 7 बजे फांसी पर लटका दिया गया। पूरे देश में शोक, रोष व असंतोष की लहर दौड़ गई। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस जुलूस में बड़े, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, नौजवान सभी नारा लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। भगत सिंह का उद्देश्य पूरा हो चुका था। क्रांति की ज्वाला धधक चुकी थी। ये गीत फिजा में गूंज रहा था, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी।